Hello 10th class, how are you? I hope you all are well and safe and doing your work properly. So students, as you know, this is fifth video of lesson 1 history of class 10th which name is the rise of nationalism in Europe. आई होप आपने पहले वाली सभी वीडियो देख ली होगी। यदि अभी तक आपने नहीं देखी तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग न्यू टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट आवर प्रीवियस वीडियो, जिसमें हमने देखा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का इफ़ेक्ट बहुत से लोगों पर हुआ, जिससे लोगों के अंदर अलग अलग टाइप्स की फीलिंग्स आई। जैसे कुछ कंजर्वेटिज्म को फॉलो करने लगे, कुछ लिबरलिज्म को और कुछ नेशनलिज्म को। अब जो नेशनलिस्ट थे वो चाहते थे कि सभी लोगों को क्या मिले, कलेक्टिव आइडेंटिटी मिले। तो इसीलिए कुछ नेशनलिस्ट ने सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई, जैसे कि आपको याद होगा जेजेपी मैजिनी। Let's start our new topic. Topic number 3, book page number 13. The age of revolutions 1830 to 1848. क्रांतियों का युग बिटवीन 1830 टू 48। तो स्टूडेंट्स, इस पेज पर हम रीड करेंगे कि इस टाइम के बीच में क्या क्या इवेंट्स हुए, क्या चेंज आया और वो कैसे आया, वहाँ के लोगों ने क्या किया, किस चीज़ को उन्होंने फॉलो किया। तो यही अब हम यहाँ रीड करने वाले हैं। एज कंजर्वेटिव regimes tried to consolidate their power, liberalism and nationalism came to be increasingly associated with revolution in many regions of Europe. तो स्टूडेंट्स, जैसे जैसे कंजर्वेटिज्म ने अपनी पावर्स को और मजबूत बनाने की कोशिश की, तो लिबरलिज्म और नेशनलिज्म जो क्या थे वो अगेंस्ट थे किसके, कंजर्वेटिज्म के। क्योंकि कंजर्वेटिव, आपको याद होगा, कंजर्वेटिव वो लोग थे जो क्या करना चाहते थे, जो कंजर्व करना चाहते थे अपने पुराने रीति रिवाजों को, कल्चर को, गवर्नमेंट को, चाहे मोनार्की सिस्टम ही क्यों ना हो, वो उसे भी चाहते थे कि वो एज इट इज रहे। बट लिबरलिज्म और नेशनलिज्म ये नहीं चाहते थे। तो जैसे जैसे कंजर्वेटिज्म की पावर बढ़ रही थी तो लिबरलिज्म और नेशनलिज्म को लोग रिवोल्यूशन के रूप में देखने लगे कि ये जो जुड़ गए किससे, रेवोल्यूशन से, कि क्रांति अगर आएगी तो किन लोगों के द्वारा आएगी, लिबरलिज्म से और नेशनलिज्म को फॉलो करने वाले लोगों से। और ये यूरोप के काफ़ी रीजन्स में शुरू हुई ये प्रोसेस, जैसे कि सच एज द इटालियन एंड जर्मन स्टेट्स, द प्रोविंस ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, आयरलैंड एंड पोलैंड। तो यहाँ इन सभी जगह ये क्रांति शुरू हुई। और ये क्रांति किसने शुरू की, लिबरलिज्म ने और नेशनलिज्म ने। These revolutions were led by the liberal nationalists belonging to the educated middle class elite, among whom were professors, school teachers, clerks and members of the commercial middle classes. अब इन रिवोल्यूशन को शुरू किसने किया, ये किसके द्वारा चलाई गई? तो स्टूडेंट्स, ये चलाई गई जो लिबरल नेशनलिस्ट थे उनके द्वारा। और उनमें कौन कौन लोग इंक्लूड थे, वो थे एजुकेटेड मिडिल क्लास यानी पढ़े लिखे मध्यम वर्गीय लोग थे, प्रोफेसर्स थे, स्कूल टीचर्स थे, क्लर्क थे और कमर्शियल मिडिल क्लास यानी कि जो ट्रेडर्स थे, जिन्हें पता था कि मोनार्की सिस्टम से टैक्स जो है वो बढ़ रहा है, स्ट्रिक्टनेस बढ़ रही है। और ये वो लोग थे स्टूडेंट्स जिन्होंने कभी ये चीज़ें पढ़ी हुई थी कि मोनार्की सिस्टम अच्छा नहीं है, कंजर्वेटिज्म भी अच्छा नहीं है, और इनको पता था वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी के बेनिफिट क्या रहेंगे। इसीलिए इन्होंने ये रेवोल्यूशन शुरू की। द फर्स्ट अपहेवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। तो फ्रांस में जो पहली क्रांति शुरू हुई वो कब शुरू हुई स्टूडेंट्स, वो जुलाई 1830 में। ये लर्न कर लेना स्टूडेंट्स, ये 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है हमारा। द बर्बन किंग्स हु हैड बीन रिस्टोर्ड टू पावर ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शन आफ्टर 1815 वर नाउ ओवरथ्रोन बाय लिबरल रिवोल्यूशनरीज हु इंस्टॉल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद लुई फिलिप्स एट इट्स हेड। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा बर्बन किंग्स कौन थे, ये लुई 16 की फैमिली थी। तो लुई 16 की जो फ्रांस की जो क्रांति हुई उसमें 1789 में 89 के बाद वहाँ कौन आया, वहाँ नेपोलियन आया और 1815 तक चला वो। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद वहाँ कंजर्वेटिज्म सिस्टम शुरू हुआ। और ये अब बात कर रहे हैं हम
1830 की। तो ये यहाँ तक आपको देखना पड़ेगा अच्छे से कि 1815 से 1830 जो कंजर्वेटिज्म, जो मोनार्की सिस्टम वहाँ चला, तो ये वही बता रहा है कि बर्बन किंग्स को उखाड़ फेंका गया किसके द्वारा, लिबरल रेवोल्यूशनरीज के द्वारा, जो कि क्या चाहते थे, आज़ादी चाहते थे। और वो उसके बाद वो क्या चाहते थे कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम शुरू किया, यानी कि संवैधानिक मोनार्की सिस्टम की जो हेड बनेगा वो लोग सिलेक्ट करेंगे, लोगों के द्वारा इलेक्ट किया गया होगा वो। और उन्होंने लुई फिलिप को अपना क्या बनाया, हेड बना लिया। तो ये लर्न कर लेना स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं। व्हेन फ्रांस सीनेज मैटरनिक वंस रिमार्क द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेज कोल्ड। तो स्टूडेंट्स इस लाइन को अच्छे से याद कर लेना, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है बोर्ड एग्जाम में। यहाँ मैटरनिक की बात आ रही है, तो मैटरनिक कौन था, ये ऑस्ट्रेलियन चांसलर था। और इसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी के पूरे यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है, पूरे यूरोप को सर्दी लग जाती है। तो ये याद रखना स्टूडेंट्स, ये लाइन कई बार एग्जाम में आती है कि ये किसने कही, तो ये मैटरनिक ने कही, ड्यूक मैटरनिक, याद होगा आपको। द जुलाई रिवोल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रसल्स विच लीड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड। अब जुलाई क्रांति से क्या हुआ, जुलाई क्रांति से ब्रसल्स में भी विद्रोह भड़क गया, और जो कि क्या हो गया, ब्रसल्स में विद्रोह होने से बेल्जियम जो है वो अलग हो गया, किससे, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से बेल्जियम इससे क्या हो गया, अलग हो गया। An event that mobilized nationalist feelings among the educated elite across Europe was the Greek War of Independence। तो स्टूडेंट्स ये एक इवेंट बता रहा है कि एक घटना जिसकी वजह से यूरोप में जो लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, उनके अंदर नेशनलिस्ट की फीलिंग का आना, किसकी वजह से आना, वो एक घटना थी ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस की, जिसकी वजह से लोगों के अंदर किस चीज़ की फीलिंग आई, नेशनलिस्ट की फीलिंग आई। अब ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ द ओटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। अब ग्रीस क्या है, वो ओटोमन एम्पायर का एक पार्ट था, कब से, 15th सेंचुरी से। द ग्रोथ ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ ए स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमोंगस्ट द ग्रीक्स विच बिगेन इन 1821। तो यूरोप में रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म बढ़ जाने की वजह से, यानी कि क्रांतिकारी राष्ट्रवाद बढ़ जाने की वजह से एक स्ट्रगल शुरू किया ग्रीक के लोगों ने। और जो ग्रीक के लोगों ने जो शुरू किया वो था 1821 में उन्होंने शुरू किया। नेशनलिस्ट इन ग्रीक गोट सपोर्ट फ्रॉम द ग्रीक्स लिविंग इन एक्साइल एंड ऑल्सो फ्रॉम मैनी वेस्ट यूरोपियंस हु हैड सिंपैथाइज फॉर एंशिएंट ग्रीक कल्चर। अब ये जो ग्रीक के लोगों ने जो ये शुरू किया, एक क्रांति शुरू की, इसमें और भी जो ग्रीक से जो और लोग यूरोप के दूसरे पार्ट्स में रहते थे, उन लोगों ने भी क्या किया, इनका साथ दिया। जैसे कि वेस्टर्न यूरोप में जो रह रहे थे और यूरोप के बाकी जो पार्ट्स में जो ग्रीक से जाकर जो लोग रह रहे थे, उन लोगों ने भी इस क्रांति में साथ दिया। पोएट्स एंड आर्टिस्ट लाउडेड ग्रीस एज द cradle of European civilization and mobilized public opinion to support its struggle against a Muslim empire। तो कवियों और कलाकारों ने भी, जो ग्रीस के कवि और कलाकार थे स्टूडेंट्स, उन्होंने भी यूरोपियन सिविलाइजेशन को अच्छा बताया, उसकी तारीफ़ की, और उसी के पक्ष में जो स्ट्रगल कर रहे थे जो लोग, उनको सपोर्ट किया। और जो सपोर्ट किया, और कौन से स्ट्रगल में, स्ट्रगल अगेंस्ट ए मुस्लिम एम्पायर, एक मुस्लिम एम्पायर के अगेंस्ट उन्होंने स्ट्रगल किया। द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन ऑर्गेनाइज फंड्स एंड लेटर वेंट टू फाइट इन द वार वेयर ही डाइड ऑफ फीवर इन 1824। तो स्टूडेंट्स इसको अच्छे से लर्न कर लेना। यहाँ एक इंग्लिश पोएट की बात हो रही है जो है लॉर्ड बायरन, और जिसने काफ़ी पैसा इकट्ठा किया और जो बाद में लड़ाई के लिए भी गया। लड़ाई के लिए, यहाँ लड़ाई मतलब तलवार चाकू वाली लड़ाई की बात नहीं हो रही स्टूडेंट्स, पोएट की लड़ाई की, जो राइट कर सकता था कोई भी चीज़ जो गलत हो रही है उसको वो अपनी पोएम में लोगों को शो कर सकता था। तो इस लड़ाई में उसने भाग लिया, लेकिन बाद में ही उसकी बुखार के कारण क्या हो गई, डेथ हो गई। और वो कब हुई, 1824 में हुई। तो स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड भी बोर्ड में काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं 1-1 मार्क्स के।
तो इसको लर्न कर लेना। फाइनली द ट्रेटी ऑफ कॉन्स्टांटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो फाइनली एक ट्रेटी, एक समझौता साइन किया गया जिसका नाम है कॉन्स्टांटिनोपली। स्टूडेंट्स ये भी लर्न कर लेना। और ये कब किया गया? ये 1832 में किया गया, जिस समझौते में ये डिक्लेयर किया गया कि ग्रीस क्या है, अब एक इंडिपेंडेंट नेशन है, एक अलग नेशन है। तो स्टूडेंट्स अब हम हमारे टॉपिक नंबर 3.1 पर आ गए हैं। द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। The development of nationalism did not come about only through wars and territorial expansion। तो नेशनलिज्म का जो डेवलपमेंट हुआ, राष्ट्रवाद का जो विकास हुआ स्टूडेंट्स, तो वो सिर्फ युद्ध और अपने अपने एरिया को बढ़ाने से नहीं हुआ। कल्चर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन। आर्ट एंड पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प एक्सप्रेस द शेप नेशनलिस्ट फीलिंग्स। कल्चर ने भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया एक नेशन का आइडिया लोगों के अंदर लाने में। और वो कौन सा कल्चर स्टूडेंट्स? वो था आर्ट और पोइट्री का। कि आर्ट मतलब कि पेंटिंग के माध्यम से जैसे कुछ बताना, पोइट्री से कुछ बताना। जैसे पेंटिंग से मैं बताती हूँ कि हमारे इंडिया में जब ब्रिटिशर्स आए तो कुछ लोग उनके खिलाफ थे, कुछ लोग उनसे डर गए थे और उन्होंने उनको मान लिया था कि अब यही रहेंगे इंडिया में। लेकिन जो हमारे आर्टिस्ट थे, जो कलाकार थे, उन्होंने एक भारत माता को जंजीरों से जकड़ा हुआ जब दिखाया और उन्होंने दिखाया कि ब्रिटिशर्स कैसे अपना राज कर रहे हैं पिक्चरों के माध्यम से, तो लोगों के अंदर नेशनलिज्म की ऐसी फीलिंग आई कि उन्होंने हमारे देश को आज़ाद कर कर ही शांति की सांस ली। तो ठीक ऐसे ही यहाँ भी उसी वार्स की बात हो रही है। स्टोरीज के माध्यम से, म्यूजिक के माध्यम से जो नेशनलिस्ट फीलिंग आई लोगों के अंदर, तो ये वही बता रहे हैं कि इन चीज़ों से भी लोगों के अंदर राष्ट्र की भावना का उदय हुआ। लेट अस लुक एट रोमांटिज्म, ए कल्चरल मूवमेंट विच sought to develop a particular form of nationalist sentiment। चलो अब देखते हैं रोमानिटिज्म। रोमानिटिज्म क्या है स्टूडेंट्स? रोमानिटिज्म मतलब रोमानीवाद एक कल्चरल मूवमेंट, एक सांस्कृतिक आंदोलन था जो कि लोगों के अंदर एक अलग टाइप की भावना उत्पन्न करना चाहता था। एक नेशनलिस्ट सेंटिमेंट लोगों के अंदर वो लाना चाहता था। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस एंड फोकस्ड इंस्टीड ऑन इमोशंस, इंट्यूशंस एंड मिस्टिकल फीलिंग्स। तो स्टूडेंट्स जो रोमानी कलाकार और कवि थे, उन्होंने तर्क वितर्क और साइंस की आलोचना की और उसकी जगह उन्होंने किस पर जोर दिया? उन्होंने रियल इमोशंस पर जोर दिया। और जो कहानियाँ या जो उस टाइम हो रहा था उसे चित्र के द्वारा, उसे पोएम के द्वारा या किसी म्यूजिक के द्वारा वो लोगों के अंदर एक फीलिंग लाना चाहते थे। देयर एफर्ट वाज टू क्रिएट ए सेंस ऑफ ए शेयर्ड कोलेक्टिव हेरिटेज, ए कॉमन कल्चरल पास्ट एज द बेसिस ऑफ द ए नेशन। तो उनका प्रयास था कि वो एक ऐसी सेंस क्रिएट करे जिसमें कि क्या हो, सभी लोगों का एक कोलेक्टिव हेरिटेज हो, एक कॉमन कल्चरल पास्ट हो, मतलब सभी की हिस्ट्री सेम हो, एक देश में रहने वाले लोगों का हिस्ट्री सेम हो, उनका रीति रिवाज, उनकी लैंग्वेज सब सेम हो, सब मिलकर रहे। और इसी चीज़ को उन्होंने एक नेशन का क्या बनाया? आधार बनाया। अदर रोमांटिक्स सच एज द जर्मन फिलोसफर जोहान गोटफ्राइड हर्डर claimed the true German culture was to be discovered among the common people, Das Walk। तो जर्मन के जो दूसरे रोमांटिक फिलोसफर थे स्टूडेंट्स, वो थे कि आप ये नाम लर्न कर लेना, जिसको जोहान गॉटफ्रीड कहेंगे, हर्डर, ये नाम लर्न कर लेना ज़रूर। और ये इसका था कि जो जर्मन का जो कल्चर है वो कहाँ से डिस्कवर्ड होगा? वो कॉमन पीपल से। दास वोक मतलब वहाँ के कॉमन पीपल, जो आम लोगों का जो रहना है, जो सिस्टम जो उनका चल रहा है, जो वहाँ की गवर्नमेंट सिस्टम है, वही सारा जर्मन कल्चर होगा।
It was through folk songs, folk poetry and folk dances that the true spirit of the nation was popularized. तो उनका मानना था कि जो स्पिरिट ऑफ द नेशन है, राष्ट्र की जो भावना है, वो किसके द्वारा दिखाई जा सकती है? वो लोगों को फोक सॉन्ग्स के द्वारा दिखाई जा सकती है, फोक पोएट्री के द्वारा, फोक डांसेस के द्वारा। और इन्हीं से लोगों के अंदर और ज़्यादा नेशनलिज्म की क्या आएगी? फीलिंग्स आएगी, और वो सब मिलकर एकजुट होकर अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए आवाज़ उठाएंगे। सो collecting the recording these forms of folk culture was essential to the project of nation building. तो राष्ट्र निर्माण का जो प्रोजेक्ट था स्टूडेंट्स की, एक ऐसा नेशन स्टेट बनाना है, उस प्रोजेक्ट में उन्होंने इन सब चीज़ों को क्या लिया कि ये सारी चीज़ें एसेंशियल है। कौन सी? फोक कल्चर, जो कि एक पिक्चर के माध्यम से हो सकती है, संगीत के माध्यम से हो सकती है, म्यूजिक के माध्यम से हो सकती है। इन चीज़ों से ही एक नेशन का निर्माण हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ एक चित्र है, ये मैं थोड़ा बता दूँ कि ये क्या है। फिगर पॉइंट 8, द मैस्कर एट कियोस और यूजिन डेलाक्रोआ 1824। तो ये जो यूजिन डेलाक्रोआ है, ये यहाँ इसका पेंटर है स्टूडेंट, जिसने ये बनाई है। और इसमें इसने दिखाया कि कैसे कियोस द्वीप पर किस तरह से तुर्कियों ने 20,000 यूनानियों को मार डाला। और इस इवेंट को, एक रियल इवेंट को अपने पिक्चर के माध्यम से उसने लोगों को दिखाया, जिसमें उसने वुमेन्स और महिलाओं और बच्चों की पीड़ा को एक केंद्र बिंदु बनाया। और कैसे उसने कलर अलग अलग डार्क कलर्स का यूज करके इस चित्र को और थोड़ा सा क्या बनाया, रियल बनाया, कि लोगों को ये देखकर लोगों के अंदर एक ऐसी फीलिंग आए कि जिससे कि उन्हें अब क्या चाहिए, उन्हें बस अब एक नेशन स्टेट चाहिए। अगर नेशन स्टेट नहीं होगा तो ऐसा होता ही रहेगा। मतलब यहाँ मैं बात कर रही हूँ कि जैसे पहले का सिस्टम था स्टूडेंट्स, की एक राजा के पास अपना एक एरिया है, अपना एक राज्य है, बट वो क्या चाहता है कि उसका जो राज्य है वो क्या हो जाए, वो और बढ़ जाए। तो इसके लिए वो दूसरे राज्य के लोगों पर क्या करेगा? अटैक करेगा। तो यही सिस्टम चलता रहता था, जिसकी वजह से एक नेशन स्टेट नहीं बन पाता था और लोगों को बहुत से कष्ट सहने पड़ते थे। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स प्लीज़, अगर आपको ये अच्छे से समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड वन मोर थिंग, कि आपको सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ इस लेसन से लर्न करते रहने हैं साथ के साथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।